प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर एम के आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के यूनिट 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म के व्यवहार नामक यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे हम लोग उत्पाद की अवधारणा, लागत की अवधारणा, पूर्ति की अवधारणा, उसके बाद आज हम लोग आगम की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। आगम की अवधारणा, जिसको हम लोग आय की अवधारणा के भी नाम से जानते हैं। आगम की अवधारणा, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के नाम से जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पर इसमें हम लोग बेसिकली इतना ही बात को जानते हैं कि ये जो एक फर्म या एक विक्रेता एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की एक मात्रा को बेचता है और उससे जो आय प्राप्त होती है उसी को हम लोग आगम या आय के नाम से जानते हैं। एक निश्चित कीमत पर वस्तु या सेवा की एक मात्रा को बेचा जाता है और उससे जो मुद्रा प्राप्त होती है उसी को हम लोग आय या आगम के नाम से जानते हैं। जैसे P कीमत पर वस्तु या सेवा की Q मात्रा को बेचा जा रहा है, तो उत्पादक को या फर्म को या विक्रेता को ये जो आय प्राप्त होगी उसी को हम लोग आगम या आय कहते हैं। अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉमरिकल। जैसे 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर हम किसी वस्तु की 10 इकाई को बेचते हैं, तो ये जो मुझे 50 रुपया प्राप्त होगा ये आगम कहलाएगा। और ये जो होता है ये 3 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो कुल आय बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम देंगे कुल आगम या कुल आय। टोटल रेवेन्यू नाम देंगे, टोटल रेवेन्यू। TR से इसको डिनोट करेंगे। दूसरा होता है सीमांत आगम या सीमांत आय, जिसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म चलेगा MR। और तीसरा होता है औसत आगम, जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। शॉर्ट फॉर्म इसका चलेगा AR। तो आगम या आय की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग आय का 3 रूप जानते हैं। एक है आपका कुल आय, TR के नाम से जानते हैं, सीमांत आय, और तीसरा औसत आय। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रहा है कि वस्तु या सेवा की एक मात्रा को हम लोग एक कीमत पर बेचेंगे, और कीमत पर बेचेंगे वो बाज़ार में बेचा जाएगा। कहाँ पर बेचा जाएगा? बाज़ार में बेचा जाएगा। तो और वहाँ पर क्या होता है, आय प्राप्त होगी। तो बाज़ार को अनेक रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उसका अलग अलग आधार पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले भी देख लेते हैं किस आधार पर, तो प्रतिस्पर्धा के आधार पर। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। तो प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार जो होता है वो बाजार का 2 रूप होता है। एक को हम लोग बोलते हैं
एक को हम लोग बोलते हैं पीसीएम, पीसीएम इसका मतलब नहीं होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसका अलग मीनिंग निकलता है। और एक है आपका आईपीसीएम। अच्छा, थोड़ा सा और बाद में आगे छापने के लिए स्पेस नहीं बचेगा, इसलिए हाँ, एक को हम लोग बोले पीसीएम, पीसीएम, और दूसरा को बोले हैं आईपीसीएम, आईपीसीएम। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसी को जानना। पीसीएम का मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हिंदी होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। अच्छा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। अब अच्छा, और उसका मतलब होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अच्छा, हिंदी क्या होगा इसका, हिंदी क्या होगा, तो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार भी होगा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। और क्या हो सकता है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। अब ये दोनों बाजार को सबसे पहले जानना है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है, यही दोनों बात को सबसे पहले जानना है। अच्छा, ये दोनों बाजार का ये दो रूप, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, ये इसका क्लासिफिकेशन प्रतिस्पर्धा के आधार पर हुआ है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर ये बाजार का दो रूप सामने आया है। बाकी अन्य आधार पर भी बाजार का वर्गीकरण किया गया है, जिसको हम लोग आगे की यूनिट में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यही दोनों बाजार की चर्चा करते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला खासियत इसका है कि ये ऐसी बाजार या बाजार के, अच्छा एक बात और, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कब उत्पन्न होगा, जब विक्रेता की संख्या ज़्यादा होगी, जब फर्म की संख्या ज़्यादा होगी, जब पूर्ति करने वाले की संख्या ज़्यादा होगी, तभी तो कंपटीशन उत्पन्न होगा। और कंपटीशन में क्या होता है, तो कंपटीशन में अब वो कीमत कम करके अधिक बेचे जाने वाली बात, कीमत कम करके अधिक बेचे जाने वाली बात, कीमत अधिक करके कम बेची जाने वाली बात, तो इस तरीके की बात उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार देख रहे हैं और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कंपटीशन तब उत्पन्न होगा जब बेचने वाले, पूर्ति करने वाले या फर्मों की संख्या एक से ज़्यादा होगी, फर्मों की संख्या अत्यधिक होगी। तो फर्मों की संख्या इस बाज़ार में भी अत्यधिक होती है और इस बाज़ार में भी एक से ज़्यादा, एक से लेकर के एक से अधिक होती है। ये तो पहला बात हो गया कि फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। ये पहला खासियत हो गया। इसमें क्या होता है, फर्म की संख्या एक से अधिक और
इससे कम PCM फर्मों की संख्या से कम, यानी फर्मों की संख्या, विक्रेताओं की संख्या इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा होती है, और इस बाज़ार में इसमें जितनी ज़्यादा होती है उसके तुलना में यहाँ पर फर्मों की संख्या कम पाई जाती है। ये पहला इंट्रोडक्शन है ये दोनों बाज़ार को जानने के लिए। दूसरा क्या होता है, इसमें उत्पादित वस्तुएं समरूप होती हैं, जिसको हम लोग एक रूप के नाम से भी जानते हैं, आइडेंटिकल गुड्स के भी नाम से जानते हैं। समरूप का अर्थ होता है कि रंग, गुण, उसका पैकेजिंग के आधार पर ये वस्तुएं एक समान होती है, एक जैसी होती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें समरूप तथा असमरूप दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन और विक्रय किया जाता है। समरूप तथा विभेदीकृत, इसको बोलते हैं विभेदीकृत, दोनों वस्तुओं का उत्पादन इसमें किया जा सकता है। तो समरूपता आप लोग समझ गए, गुण, क्वालिटी, रंग, रूप के आधार पर वस्तुएं एक जैसी हो और उस वस्तुओं का क्रय विक्रय इस तरह के बाजार में होता है, समरूप वस्तु के नाम से जानते हैं। विभेदीकृत का मतलब क्या होता है, कुछ आधार पर वस्तुएं थोड़ा अलग कर दी जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभेदीकृत बोलते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं असमरूप वस्तु को भी हम लोग विभेदीकृत नाम दे सकते हैं। अच्छा, इस बाजार में वस्तुएं समरूप होती है, और समरूप होती है इस वजह से एक समान कीमत पर क्रय विक्रय होता है। एक समान कीमत पर या निर्धारित कीमत पर कहिए, निर्धारित एक समान कीमत, निर्धारित एक समान कीमत पर क्रय विक्रय होता है, क्रय विक्रय होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। जबकि इसमें क्या होगा, यहाँ पर निर्धारित भी, यहाँ पर कीमत निर्धारित नहीं होती है, लेकिन कीमत विभेदीकृत कीमत पर क्रय विक्रय होता है, विभेदीकृत कीमत पर क्रय विक्रय होता है। तो अब देखिए, आप लोग यहाँ समझ पाए होंगे कि हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है। ऐसा बाजार जिसमें फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है उसको हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या पूर्ण प्रतियोगी बाजार के नाम से जानते हैं। समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, निर्धारित एक समान कीमत पर क्रय विक्रय होता है। कहाँ पर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। जबकि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है कि यहाँ पर फर्मों की संख्या एक से ज़्यादा, और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या से कम होती है। वस्तुएं समरूप और विभेदीकृत दोनों होती है, दोनों वस्तुओं का क्रय विक्रय इस बाजार में किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। विभेदीकृत कीमत पर क्रय विक्रय होता है। इसी बात पर ध्यान देना है, एक समान कीमत और विभेदीकृत कीमत। एक समान कीमत कहने का मतलब होता है कि ऐसा निर्धारित कीमत जो एक जैसा हो, और उस कीमत पर इस बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी यहाँ पर बेचे जाने वाली वस्तुओं की कीमत एक जैसी होती है, जबकि यहाँ पर एक जैसी कीमत नहीं होती है। अब इसी बात को यानी ये बाज़ार का ये जो गुण है, ये जो खासियत है, इसी के आधार पर ये जो तीन तरह के आय की हम लोग बात कर रहे हैं, इन तीनों तरह के आय के बीच
जो संबंध होगा वो इस बाज़ार में अलग देखने को मिलेगा और इस बाज़ार में अलग देखने को मिलेगा। कैसा होता है तीनों आय के बीच संबंध, कैसा होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार में, उसके बाद हम लोग देख लेंगे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार में। हालांकि ये टॉपिक इस यूनिट का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, साथ हम लोग सीख लेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस वजह से हम इसको यहाँ पर साथ में ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार में इन तीनों तरह के आय के बीच कैसा संबंध पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत इन तीनों तरह के आय के बीच कैसा संबंध पाया जाता है। तो हम उसको समझने से पहले एक हम यहाँ पर सारणी अंकित करेंगे और फिर सारणी की सहायता से एक रेखा चित्र या इन तीनों तरह के आय का रेखा या वक्र कैसा होता है उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बाज़ार में एक खासियत देखें कि निर्धारित एक समान कीमत पर वस्तुएं खरीदी बेची जाती है, तो उसको हम लोग जो है एक समान कीमत यानी एक जैसा कीमत, तो एक हम कीमत का कॉलम, ये कीमत पी का मतलब कीमत। अच्छा, उसके बाद एक मात्रा लेते हैं क्यू मात्रा यानी कितना मात्रा इस कीमत पर बेचा और ख़रीदा गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा सा वो जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ये सब कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, जैसे चलिए हम यहाँ सारणी छाप रहे हैं, इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, तो एक है, देखिए निर्धारित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा की क्यू मात्रा को बेचते हैं तो कुल आय पी क्यू के रूप में प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिए थे 5 रुपया प्रति इकाई कीमत है किसी वस्तु का और उसकी 10 मात्रा एक विक्रेता बेचता है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी, 50 रुपया होगी। ठीक है, तो हम यहाँ और ये कीमत पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की खासियत है कि यहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं का क्रय विक्रय एक समान कीमत पर किया जाता है। तो एक समान कीमत ले लेते हैं, कितना ले लें एक समान कीमत, तो 10-10 रुपया ले लेते हैं कि एक इकाई को खरीदने और बेचने के लिए 10 रुपया की आवश्यकता है, ले लिए। और ये 5 इकाई, यहाँ पर क्या है 5 इकाई, ये पहली इकाई, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी इकाई, ये चौथी इकाई, ये पांचवी इकाई। तो विक्रेता की कुल आय कितना होगा, तो कुल आय का मतलब P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू का मतलब 10 इकाई, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50। ये TR निकल गया मेरा। TR निकलने के बाद क्या निकाला जाएगा, दूसरी आय कौन सा है, सीमांत आय। तो पुराने कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग ये 3 तरह का जो ये कॉन्सेप्ट होता है बहुत बार पढ़े हैं। किस तरीके से निकलेगा, तो निर्गत की इकाई में परिवर्तन से या वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से, वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से, हाँ, जो कुल आय में परिवर्तन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत आय बोलेंगे। एक तो बात ये हो गया। दूसरा बात कौन वाला है कि क्यू इकाई पर कुल आय कितना प्राप्त हो रहा है, कुल क्यू मात्रा बेचने से कुल आय कितना प्राप्त हो रहा है, उसमें से Q-1 मी इकाई को बेचने से
कुल आय कितना प्राप्त हुआ उसको घटाने पर जो आय प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सीमांत आय बोलते हैं। तो दो फार्मूला हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं उत्पाद की अवधारणा में, लागत की अवधारणा में। तो इस तरीके से अब यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एम आर निकालेंगे। तो एम आर देखिए अब यहाँ पर एम आर निकालते हैं पहली इकाई पर। तो पहली इकाई पर यही है पहली इकाई पर, तो पहली इकाई पर कितना होगा, पहली इकाई पर एम आर जितना टी आर है उतना ही एम आर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी इकाई पर निकाल के देखते हैं, दूसरी इकाई पर कितना है, तो क्यू में कितना का परिवर्तन, 1 का परिवर्तन, तो क्यू 1 हम लिख दिए। उसके बाद कुल आय में कितना का परिवर्तन, तो 10 से 20 हुआ है तो 10 का परिवर्तन हुआ है। तो हम डेल्टा टी आर के जगह पर 10 लिखते हैं, तो 10/1 बराबर 10। तो दूसरी इकाई पर एम आर 10 हुआ। तीसरी इकाई पर कितना होगा, 10 का परिवर्तन और इधर इकाई का परिवर्तन, तो फिर यहाँ पर भी 10 होगा। फिर देखिए इससे निकाल लेते हैं कुछ को। अगर Q बराबर हमको ये तीन इकाई तक निकल चुका है, चौथी इकाई पर निकालते हैं। तो चौथी इकाई पर निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q के जगह पर 4 पुट करेंगे। तो Q के जगह पर 4 पुट करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, Q के जगह पर 4 पुट करना है, 4 - 1। अच्छा, अब चौथी इकाई पर टी आर कितना है, चौथी इकाई पर टी आर 40 है, तो 40 यहाँ पर पुट करते हैं, 40 है चौथी इकाई पर। 4 - 1 का मतलब होता है 3, और तीसरी इकाई पर टी आर कितना है, तो तीसरी इकाई पर टी आर जो है वो 30 है। तो 40 - 30 बराबर चौथी इकाई पर एम आर निकलेगा। तो 40 - 30 बराबर 10। तो चौथी इकाई पर कितना निकला है हमारा, 10 निकला, तो 10 निकालेंगे। इस फार्मूला से भी ये निकला, यानी दोनों फार्मूला से ये चीज़ कैलकुलेट होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पाँचवीं इकाई पर कितना होगा, तो हम लोग फार्मूला से तो देख लिए हैं 4 इकाई तक। पाँचवीं इकाई पर एक और लॉजिक चलता है कि अगर इधर इकाई वस्तु की एकक इकाई का विक्रय किया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, नीचे से उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर जो गैप रहता है वही क्या हो जाता है, एम आर होता है। तो इधर इकाई का वृद्धि हुआ है, एक इकाई एक अतिरिक्त इकाई बेची जा रही है, तो उससे कुल आय में कितना का फर्क आया, 10 का आया, तो वो भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये दो फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एम आर निकालते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एम आर टी आर ए आर निकलेगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी निकलेगा। इसमें क्या थोड़ा सा फर्क होगा, हम लोग थोड़ा देर में उसको देखेंगे। अभी पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं, इसी को देख लेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा एक तरीके से पूर्ण प्रतियोगी बाजार का सारणी हो गया। इसमें एक कॉलम और बनाते हैं जो कि इसका होगा, तो ए आर का होगा। ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो कुल आय और बेची जाने वाली इकाई के अनुपात के रूप में औसत आय परिभाषित होगा। कैसे, तो कुल आय यानी टी आर और विक्रय की इकाई क्यू के अनुपात के रूप में हम लोग किसको परिभाषित करेंगे, ए आर को। ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू। तो टी आर कितना है, 10 है, और क्यू कितना है, तो क्यू कितना है, 1 है।
तो 10/1 बराबर कितना होगा? 10/1 बराबर 10। उसी तरीके से दूसरी इकाई पर बात कीजिए, कितना होगा दूसरी इकाई पर? यहाँ तो हो गया 10/1 बराबर 10। दूसरी इकाई पर TR कितना है? 20 है। और Q बराबर 2, तो Q बराबर 2, तो 20/2 बराबर 10। तो दूसरी इकाई पर भी AR 10 हुआ। तीसरी इकाई पर 30 और बटा 3, तो 30/3 बराबर 10, तो 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, उसके बाद चौथी इकाई पर, तो चौथी इकाई पर TR 40 है और Q 4 है, तो 40/4 बराबर 10। उसके बाद पाँचवीं इकाई पर 50 है, तो 50/5 बराबर 10। तो इस तरीके से हम लोग TR अगर दिया रहे तो AMR कैसे निकालते हैं, AR कैसे निकालते हैं, हम इसको देख लिए। हालांकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यानी ये देखिए, एक डाटा आपके पास ये रहेगा, उसके बाद या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ये दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो दो बचेंगे, अगर ये दिया रहे तो ये दोनों निकालना पड़ेगा, और यदि ये दिया रहे तो ये निकालना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कुल आय निकालने के लिए कहा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको रेखा चित्र में अगर ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हम लोग मात्रा माप लेंगे जो फर्म द्वारा पूर्ति किया जा रहा है या विक्रेता द्वारा बेचा जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग आर रेवेन्यू नाप लेंगे। रेवेन्यू यानी आय, आगम, और यहाँ पर मात्रा, बेची जाने वाली मात्रा माप देंगे। अब मापने के बाद आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 माप देंगे, जो पुराना तरीका है उसी को आप अपना करके। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, ये वाला यहाँ पर हम एक शख्स में माप दिए, तो बाकी जो ये 4 बचा, 1 2 3 4, वो यहाँ पर मापा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगम तथा कीमत दो चीज़ मापे जाएंगे। ठीक है, आगम तथा कीमत। अच्छा, मापने के बाद जो है वो अब यहाँ पर हम 10 20 30 40 50। अच्छा, मापने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे ये दोनों कॉलम से बनाए, ये दोनों कॉलम से, तो मेरा ग्राफ कैसे आएगा, हर एक इकाई पर कीमत 10 है, और ये 10 कहाँ से लिया गया, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का खासियत है कि यहाँ पर उत्पादित वस्तुएं समरूप होती है और निर्धारित एक समान कीमत पर बेची और खरीदी जाती है। तो एक समान कीमत है, उस बाजार का खासियत है, इस वजह से यहाँ 10 10 10 लिया गया है। आपका मन है तो 5 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक समान कीमत है, यहाँ पर मात्रा बढ़ाई गई है इकाई की, ये दोनों को गुना करेंगे तो TR प्राप्त होगा। TR से हम फार्मूला के माध्यम से AMR निकाल रहे हैं, और TR को हम Q से भाग दिए तो AR निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये है मेरा कीमत का ग्राफ, किसका, कीमत का ग्राफ, कीमत यानी प्राइस। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, कीमत मेरा जितना है 10 10 10 10 10, उतना ही मेरा AMR है 10 10 10 10 10, उतना ही मेरा AR है 10 10 10 10 10। इसलिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार का ये खासियत है कि यहाँ पर क्या होता है, कीमत MR
के बराबर होता है, एम आर ए आर के बराबर होता है। इसलिए आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बाज़ार में कीमत, सीमांत आय और औसत आगम या औसत आय तीनों बराबर होता है। ऑप्शन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, दूसरा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, तीसरा दोनों और चौथा कोई भी नहीं। तो आप तो आंसर दे दिए होंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का ये खासियत है कि कीमत सीमांत आगम और औसत आगम के बराबर होता है। तो ये हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत हम लोग कुल आय, सीमांत आय और औसत आय कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम लोग देखें, सारणी से कैसे व्यक्त किया जाता है उसको देखें, और ग्राफ से कैसे व्यक्त किया जाता है उसको भी देख लिए। अब हम लोग की बारी है कि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कैसे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए फोकस फिर करना है कि यहाँ पर कीमत एक समान नहीं होता है बल्कि विभेदीकृत होता है, थोड़ा सा कम बेसी होता है। इस वजह से यहाँ पर कीमत क्या होगा, इसके जैसा एक समान नहीं होगा बल्कि कम बेसी होगा। हम लोग उसको तुरंत देख लेते हैं। कीमत का कॉलम लेते हैं। अब हम लोग इसमें देखें कि कीमत कम बेसी होता है। तो अगर पहली इकाई की कीमत 10 रुपया है तो दूसरी इकाई की कीमत 9.5 रुपया होगा, अगली इकाई की कीमत 9 रुपया, फिर अगली इकाई की कीमत 8.5 रुपया, फिर अगली इकाई की कीमत 8 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 5 वस्तुएं लिए हैं। 5 वस्तुएं, 1 2 यानी वस्तु की 5 इकाई, 1 2 3 4 5। और आप इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो ग्राफ ज़्यादा क्लियर होगा। हम यहाँ समझने के लिए कम ही लेते हैं, हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, इस वजह से ये दोनों को गुना करेंगे तो टी आर मिल जाएगा। टी आर 10 इकाई 10, 9 दूनी 18 और 1 19, उसके बाद 9 तिया 27, और इसमें क्या होगा 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2 और 8 चौक 32 और 2 34, इस तरीके से। उसके बाद 8 बचे 40। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा क्या है, ये टी आर निकल गया। उसके बाद हम लोग एम आर कैसे निकालेंगे, तो उसी तरीके से अभी जो हम लोग फार्मूला देखे थे एम आर का क्या था, एम आर डेल्टा क्यू यानी बेची जाने वाली इकाई में सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप कुल आय में कितना का परिवर्तन होता है उसको हम लोग एम आर बोलते हैं। अगर इकाई का परिवर्तन है तो हम लोग नीचे से घटा देते हैं, तो इकाई का ही परिवर्तन है, एकक का वृद्धि किया गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे से घटा देंगे। नीचे से घटाइए, 40 में 34 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 34 में 27 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 में 7 जाएगा 7। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है सो 27 में से 19 घटेगा तो कितना होगा, तो 17 में 9 जाएगा 8। उसके बाद 19 में 10 घटेगा तो 9, और पहली इकाई पर एम आर टी आर के बराबर होता है, इसलिए 10 का 10 हो गया। उसके बाद ए आर कैसे कैलकुलेट होगा, तो ए आर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यही फार्मूला अपनाएंगे, टी आर बटा क्यू। टी आर 10 और क्यू 1, 10/1 बराबर 10। 19/2 बराबर 19/2 बराबर क्या होगा, तो 9.5, 9.5, 9.5। उसके बाद क्या होगा,
27/9 बराबर, सॉरी, हाँ 27/3 बराबर 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो 34/4, तो 34/4 का मतलब कितना हो गया कि 4 32 और 2 4 5 20, उसके बाद 5 8 40। तो इस तरीके से हम लोग अब प्रतिस्पर्धा रहित या अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत टी आर कैसे कैलकुलेट हुआ, एम आर कैसे कैलकुलेट हुआ, ए आर कैसे कैलकुलेट हुआ, उसको हम लोग देखें। तो इसमें खासियत क्या था कि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में या प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में कीमत एक समान नहीं होता है, कीमत अलग अलग होता है, कीमत विभेदीकृत होता है, प्राइस डिफरेंशिएट होता है। जबकि यहाँ पर कीमत एक जैसा होता है, एक समान कीमत पर क्रय विक्रय की जाती है। अच्छा, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ग्राफ की बारी आती है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वही एक्स अक्ष पर मात्रा को दर्शाएंगे, वाई अक्ष पर हम लोग आगम और कीमत को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर मेरा मात्रा हो गया, वाई अक्ष पर क्या क्या, तो आगम, आगम मतलब रेवेन्यू, और क्या एक ये वाला कीमत, दो चीज़ मापा जाएगा, आगम और कीमत, आगम और कीमत, ये दो चीज़ मापेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बनाने के लिए जो है टी आर का जो ग्राफ बनेगा, आप लोग ये माप करके अंतराल फिक्स करके रेंज फिक्स करके आप पॉइंटिंग कीजिएगा, फिर उसको मिलाइएगा। तो ये दोनों की सहायता से आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर एक इकाई 0 भी होता है तो ले सकते हैं उसको भी, हालांकि नहीं लिया गया। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से टी आर का बनेगा। किसका, टी आर का। उसके बाद क्या होगा, एम आर का बनेगा। तो एम आर का जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एम आर का हो गया, सॉरी ई टी आर हो गया, ई एम आर हो गया, और ए आर का भी बनता है। तो ए आर का कैसे बनेगा, तो ए आर का जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ए आर का, ई ए आर का हो गया। यानी कि ये दोनों की सहायता से आप इसको यहाँ पर माप लिए, हर तरह का रेवेन्यू यहाँ पर मापा हुआ है। सबसे न्यूनतम डाटा ये चारों कॉलम में कितना है, तीनों कॉलम में सबसे कम डाटा 6 है और सबसे बड़ा डाटा 40 है। तो 6 से लेकर के 40 तक यहाँ पर रेंज फिक्स करेंगे, अंतराल सेट करेंगे, उसके बाद पॉइंटिंग करेंगे और पॉइंटिंग करने के बाद मिला देंगे। मिलाने के बाद आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और हम लोग को विभिन्न तरह के आगम के बीच संबंध पढ़ना है। तो ये आपका संबंध कैसा होगा, जैसे हम लोग एम और टी आर के बीच देख लेते हैं पहले, एम और टी आर के बीच। तो एम आर और टी आर के बीच अगर देखते हैं संबंध तो कैसा होता है, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। किसके किसके बीच,
एम आर और टी आर के बीच, टी आर के बीच संबंध कैसा है? तो देखिएगा, एम आर घट रहा है, तो एम आर घट रहा है तो टी आर का हो रहा है, बढ़ रहा है, टी आर बढ़ रहा है। तो पहला संबंध यही है, एम आर घटने से टी आर बढ़ता है। दूसरा संबंध क्या है, यहाँ पर इस मतलब बेची जाने वाली इस इकाई पर एम आर शून्य है, तो जब जिस इकाई पर एम आर शून्य होता है उस इकाई पर टी आर अधिकतम होता है। टी आर क्या होता है? अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। देखिए यहाँ पर इस उत्पादन की इस इकाई के बेचने से एम आर शून्य हो गया, जबकि टी आर अधिकतम हो गया। ये इसको मिलाएंगे तो इस एक लाइन में मिलेगा। और तीसरा रिलेशन क्या है, ये वक्र तब प्राप्त होगा जब ये इकाई को और आगे बढ़ाइएगा। कम से कम कितना बढ़ाना है, तो 10 तक ले जाइएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर आधा की कमी करते चले जाइएगा। 8.5 फिर 8 है, फिर 7.5, फिर 7, फिर 6.5, 6, इस तरीके से घटाइएगा आगे तक, ठीक है। आगे तक घटाने से आपका ये वाला ग्राफ जो है सो बन पाएगा। इतना ही डाटा से 5 ही इकाई से ये ग्राफ नहीं बने पड़ेगा, 5 ही इकाई से ये इतना ही तक बनेगा। आगे बढ़ाने के लिए डाटा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये एक यूनिट है आपका बीएसटी अर्थशास्त्र के एनसीईआरटी में अंतिम यूनिट में ये सारणी और ग्राफ मेंशन है। अच्छा, तीसरा संबंध क्या हो जाएगा, एम आर के नेगेटिव होने से टी आर घटने लगता है। एम आर नेगेटिव होने से टी आर घटने लगता है, घटने लगता है। कंप्लीट हो गया। तो ये 3 संबंध किसमें, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में ये 3 संबंध देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद अगला संबंध किसके किसके बीच। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जाएगा, एम आर घटने से टी आर की स्थिति क्या होती है, तो टी आर बढ़ती है। कब, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। टी आर अधिकतम होता है जब एम आर न्यूनतम होता है, शून्य होता है, नेगेटिव होता है। इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा। तो टी आर अधिकतम होता है जब एम आर शून्य होता है। उसके बाद क्या होगा, एम आर ऋणात्मक होने से टी आर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो टी आर घटना शुरू कर देता है। अच्छा, उसके बाद एम आर और ए आर के बीच संबंध कैसा होता है, एम आर और ए आर के बीच संबंध कैसा होता है। तो एम आर और ए आर के बीच संबंध देखिए, ये फिगर में देखिए, और फिगर में देखने के बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं एम आर और ए आर। यहाँ पर देखिए, पहली इकाई पर दोनों तो एक जैसा है ना। पहली इकाई पर विक्रय की पहली इकाई पर आप तीनों एक जैसा मान सकते हैं ना। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में बेचे जाने वाली किस इकाई पर टी आर, एम आर और ए आर एक जैसा होता है। तो देखिए, पहली इकाई पर 10, 10, 10 एक जैसा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग ये दोनों के बीच बात कर रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पर पहली इकाई पर दोनों एक जैसा है, और आगे का संबंध कैसा है, तो ये एक संबंध ये भी चलेगा कि पहली इकाई पर एम आर ए आर के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा संबंध क्या चलेगा कि एम आर और ए आर की कैलकुलेशन टी आर की सहायता से की जाती है, टी आर की सहायता से की जाती है।
आगे क्या होगा। अच्छा, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है और उसका भविष्य में खूब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देखिए ए आर का ढाल और एम आर का ढाल, तो किसकी ढाल ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ढाल तो एम आर का ज़्यादा है, ढाल किसका ज़्यादा है, एम आर का ज़्यादा है। और यहाँ पर हम अगर वैल्यू में देखेंगे तो वैल्यू में कौन अधिक है, किसका मान अधिक है। पहली का यहाँ पर तो दोनों का एक समान है, दूसरी का यहाँ पर चेक कीजिए 9 है, ई 9.5 है, तीसरी का यहाँ पर एम आर 8 है, ए आर 9 है, चौथी का यहाँ पर एम आर 7 है, ए आर 8.5 है, पाँचवीं का यहाँ पर एम आर 6 है और क्या ए आर 8 है। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है कि ए आर अधिक है एम आर से, ये तीसरा संबंध है, ए आर अधिक है एम आर से। इसका बार बार प्रयोग किया जाएगा और आगे चल कर के आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये किस बाजार की विशेषता है। आपका ऑप्शन दिया जाएगा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, दोनों किसी का नहीं। इस तरीके से आप इसका आंसर तो समझ लिए होंगे। ये अभी विशेषता यहीं से निकल कर के आया है, इसलिए ये जो विशेषता है वो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का है। इस तरीके से हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो बात किए, आगम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, 3 तरह का, कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम, फिर उन तीनों तरह के आगमों के बीच संबंध कहाँ पर, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, और दूसरा अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कैसा कैसा होता है वो हम लोग देख लिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में ये जो संबंध होता है वो कीमत सीमांत आय के बराबर और औसत आय के बराबर होता है, ये हम लोग देखें। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में हम लोग देखें कि एम आर और टी आर के बीच कैसा संबंध होता है, एम आर और ए आर के बीच कैसा संबंध होता है। तो इस तरीके से हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में और फिर एक बात और सीखें कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर 2 बाजार का वर्गीकरण, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, इन दोनों के बीच फ़र्क हम लोग चेक कर लें, क्या फ़र्क होता है, किसे कहते हैं। तो इन तमाम तरह की बातें आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखें और इस यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक उत्पादक का संतुलन जो बाकी है, और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये चौथा यूनिट पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत फर्म के व्यवहार या फर्म के व्यवहार के सिद्धांत का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो लास्ट कर जाएगा, यानी ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे उत्पादक का संतुलन, जहाँ पर पीछे पढ़े गए 4 टॉपिक, आगम की अवधारणा, उसके बाद पूर्ति की अवधारणा, लागत की अवधारणा, उत्पाद की अवधारणा, इन सारी चीज़ों का प्रयोग होगा। जो अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा उत्पादक का संतुलन उसमें, और वो हमारा इस यूनिट का या फिर इस यूनिट का अंतिम टॉपिक होगा। इसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो आज का सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला और इम्पोर्टेंट यूनिट को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ दिन में वो भी हम तुरंत उसको भी अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।